दोस्तों ज़रा सोचिए, न्यूयॉर्क की ठंडी शाम है। यूनाइटेड नेशन के बड़े हॉल में दुनिया भर के नेता एक एक करके अपनी सीटों पर बैठ रहे हैं। कमरों की फ्लैश चमक रही है और बाहर सैकड़ों लोग बैनर लेकर खड़े हैं। कोई फ़िलिस्तीन के हक़ में नारे लगा रहा है तो कोई इजराइल के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। हवा में तनाव इतना गाढ़ा है कि चाकू से भी काटा जाए तो सीधा दिल तक चुभ जाएगा। जी हाँ, फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर ये वर्ल्ड समिट बुलाई है और मकसद साफ है, दुनिया को दो राष्ट्र समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ ले जाना और आधिकारिक तौर पर फ़िलिस्तीन को मान्यता देना। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। बने रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। दोस्तों, ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है इजराइल को मान्यता देने की, क्योंकि कई पश्चिमी मुल्क जो हैं, जो अब तक इजराइल के करीबी माने जाते थे, वो भी अब फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की लाइन में खड़े हैं, उनके हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। सोचिए, ब्रिटेन, जी हाँ वही ब्रिटेन जिसने कभी इजराइल की नींव रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, आज कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि फ़िलिस्तीन को उसका हक़ मिलना चाहिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल भी इसके साथ खड़े हो गए हैं। और कल तक जिन छोटे छोटे मुल्कों की आवाज़ों को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, इनकी आवाज़ें दब जाती थीं, अब उनकी लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल हो गए हैं। ये वो पल है जब खेल बदल रहा है और इजराइल की सियासत में भूचाल मच गया है। दोस्तों, अब इस पर ज़रा देखिए, इजराइल का रुख भी देख लें, इनका गुस्सा समझिए। उसकी नज़र में ये सब एक सर्कस है, ड्रामा है। इजराइल की नज़र में उसका कहना है कि ये सारे मुल्क बस दिखावा कर सकते हैं, असलियत में ज़मीनी हालात में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। और सच पूछो तो ये बात भी उसकी सही है, क्योंकि गाज़ा की गलियों में आज भी धुआं उठ रहा है, हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, बच्चे और औरतें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। और इजराइल सबसे कट्टरपंथी हुकूमत साफ कह रहा है, फ़िलिस्तीन नाम की कोई चीज़ कभी नहीं बनेगी। अब ज़रा सोचिए, उस समिट की टेबल पर बैठे नेताओं की हालत क्या होगी। फ्रांस कह रहा है कि ये ऐलान हमास को ठुकराने का प्रतीक है, यानी अगर फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जा रही है तो ये आतंकवादियों के लिए नहीं बल्कि आम फ़िलिस्तीनियों के लिए, आम नागरिकों के लिए है और गवर्नेंस में हमास का कोई रोल नहीं होगा। पर सवाल ये उठता है कि जब गाज़ा में ज़मीन पर बम गिर रहे हों, तब क्या कागज़ पर लिखे शब्द राहत दे पाएंगे। इधर जर्मनी और इटली जैसे बड़े यूरोपीय मुल्क पीछे हट रहे हैं। उनका कहना है कि अभी अगर फ़िलिस्तीन को मान्यता दी गई तो ये बातचीत की प्रक्रिया को ही बिगाड़ कर रख देगा, यानी कुछ देश आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ पीछे हट रहे हैं और पूरी दुनिया जैसे दो हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है। इजराइल भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं है। अंदर की खबर ये है कि वो वेस्ट बैंक के हिस्सों को सीधा अपने में मिला लेने यानी कि एनेक्स करने का प्लान बना रहा है। और अगर ऐसा होता भी है तो हालात और भड़केंगे। गल्फ़ के मुल्क जैसे कि यूएई, जिन्होंने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करके इजराइल से दोस्ती का हाथ मिलाया था, वो अब आग बबूला हो जाएगा। खुद यूएई की मंत्री ने साफ कह दिया है कि एनेक्सेशन हमारे लिए रेड लाइन है। सोचिए, जिस समझौते को कभी शांति की मिसाल माना गया था, उसी की नींव अब डगमगाने लगी है। हालात कितने ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं। नॉर्वे, जिसने पिछले साल स्पेन और आयरलैंड के साथ मिलकर फ़िलिस्तीन को मान्यता दी थी, वो अब कह रहा है कि हालात अपने सबसे ख़तरनाक मोड़ पर हैं, यानी कि इस वक्त। मतलब दुनिया भर में फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की आवाज़ें अब सबसे ज़्यादा बुलंद हो रही हैं। लेकिन गाज़ा की धरती पर खून अब तक सबसे ज़्यादा बह रहा है। उधर अमेरिका, वो हमेशा से इजराइल का पक्का साथी रहा है। उसने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर किसी ने इजराइल के ख़िलाफ़ कदम उठाया, खिलाफ गया, तो उसको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यानी फ्रांस जैसे देश जो इस समिट की मेज़बानी कर रहे हैं, वो सीधे सीधे वाशिंगटन की नाराज़गी मोल ले रहे हैं। अब ज़रा गाज़ा के हालात देखिए। दोस्तों, इजराइल ने हाल ही में गाज़ा सिटी पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। चारों तरफ टैंकों की गड़गड़ाहट है, ड्रोन की गूंज है और लोगों का पलायन है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हज़ारों लोग अपने घर छोड़कर दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। हाथ में सिर्फ कपड़े हैं, कुछ लोग बच्चों को गोद में उठाए हैं। एक शरणार्थी जिसका नाम नबील जाबेर है, उसकी बात सुनिए। वो कहता है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस
सब हमें मान्यता दे भी देते हैं, लेकिन क्या इजराइल पर दबाव डलवाएंगे कि वो हमें हमारा हक दे? मुझे तो नहीं लगता, ये उसकी बात है। और सच कहें तो ये सवाल हर फिलिस्तीनी के दिल में गूंज रहा होगा। तेल अवीव में इजरायली लोग दूसरी ही कहानी सुना रहे हैं। उनका कहना है कि हमने फ़िलिस्तीन को 5 बार शांति का मौका दिया, हर बार उन्होंने ठुकरा दिया। तो अब हम ऐसे लोगों से शांति की उम्मीद क्या करें जो हमारे दिए हुए समझौते ठुकरा दें, जो हमें मारना चाहें, अगवा करना चाहें, तबाह करना चाहें। एक इजरायली फ़िल्म स्टूडेंट तमारा रावे ने तो साफ कह दिया है कि हमें ऐसे लोगों से कोई समझौता ही नहीं करना चाहिए। इसी बीच 79 साल के फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर भी शक है। इजराइल मानता है कि वो सुधार और आधुनिकीकरण का कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते। और सोचिए, इस ऐतिहासिक समिट में उन्हें आने तक नहीं दिया गया। अमेरिका ने वीज़ा देने से साफ इनकार कर दिया। और देखिए, अब्बास सिर्फ इस समिट में वीडियो कॉल पर ही जुड़े रहेंगे और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी वीडियो कॉल पर हिस्सा लेंगे। अब ज़रा बाहर की सड़कों की ओर चलते हैं। वहीं लेबनान की ज़मीन पर भी दोस्तों बड़े हमले हो रहे हैं, खून बह रहा है। इजराइल का एक ड्रोन हमला बिंत जुबैल नाम के कस्बे में होता है और 5 लोग मारे जाते हैं। ये आज ही की खबर है। 3 बच्चे और उनके पिता इस हमले में मारे गए। सोचिए, घर का पूरा परिवार तबाह हो गया। माँ बची है लेकिन घायल हो गई है। लेबनान के स्पीकर नबी बेरी ने कहा कि ये सीधा नागरिकों पर हमला है और ये उन लोगों के लिए डराने का संदेश है जो अपने गांव वापस लौट रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। इजराइल ने सफाई दी इस हमले को लेकर कि उसने हिजबुल्लाह के एक मेंबर को निशाना बनाया था, लेकिन मान लिया कि कुछ मासूम लोग भी इसमें मारे गए। बयान में आगे कहा गया कि हमें अफसोस है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आम लोगों की जान ना जाए, उनको नुकसान ना हो, मगर इस बार गलती हो गई। लेकिन होता यह है, हर बार आम लोग मारे जाते हैं। आप खुद सोचिए, जब 3 मासूम बच्चे अपनी जान गंवा दें तो गलती शब्द कितना छोटा लगने लगता है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने इसे खुल्लम खुल्ला जुर्म बताया है और आगे कहा है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि सीधा सीधा आतंक है, इंसानियत पर निशाना है। और सच तो ये है कि लेबनान पहले से ही दबाव में है। अमेरिका, सऊदी अरब और घरेलू विपक्ष सब कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ देने चाहिए, उसे पीछे हट जाना चाहिए। मगर हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि जब तक इजरायली बमबारी नहीं रुकेगी, इजराइल हमले करते रहेगा, हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ न्यूयॉर्क में दुनिया के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, 2 राष्ट्र समाधान की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गाज़ा और लेबनान की मिट्टी लाल हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। एक तरफ मान्यता देने का ऐलान हो रहा है और दूसरी तरफ लोगों के घर उजड़ रहे हैं, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। ब्रिटेन का कदम और भी भारी पड़ रहा है। ऐतिहासिक लिहाज से सोचिए, वही ब्रिटेन जिसने कभी इजराइल के लिए ज़मीन तैयार करी थी, वही अब कह रहा है कि फ़िलिस्तीन को भी बराबरी का हक़ चाहिए, मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कीर स्मार्टर का बयान आया, उनकी आवाज़ गूंजी, आज हमें शांति की उम्मीद को ज़िंदा करना है और इसके लिए यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर फ़िलिस्तीन को मान्यता देता है। उन्होंने गाज़ा की हालत पर भी हमला बोला। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल की लगातार बमबारी हमले, हालिया हमले, भूखमरी और तबाही अब असहनीय हो चुके हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही बात दुनिया भर में गूंज रही है कि मानवीय संकट अब रुकना चाहिए। तो दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि दुनिया 2 हिस्सों में इस समय बढ़ चुकी है। एक तरफ वो मुल्क हैं जो अब साफ तौर पर फ़िलिस्तीन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं इजराइल के लिए जो ढाल बनी हुई हैं। और बीच में गाज़ा और लेबनान की मिट्टी पर खून से लथपथ इंसानियत खड़ी है। सवाल बस इतना है, क्या ये सारे समिट, सारी मीटिंग, ये सारे ऐलान, ये सारी मान्यताएं असलियत में कुछ बदल पाएंगे? क्या हमले रुक पाएंगे, या फिर ये सिर्फ सब कागजी बातें बनकर रह जाएंगी, जबकि असली जंग वहीं की वहीं जलती रहेगी? तो दोस्तों, तस्वीर यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। दुनिया के नेता कागज़ पर स्याही गिरा रहे हैं, टीवी कैमरे उनके मुस्कुराते चेहरों पर पड़ रहे हैं और कॉफ़ी पीते हुए लोग बयानबाजी कर रहे हैं। मगर ज़रा गाज़ा की तरफ एक नज़र डालिए। वहाँ के लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं
ये सारी मान्यताएं हमें रोटी देंगी, हमें बमों से बचाएंगी, हमें क्या वापस घर लौटा पाएंगी। एक बूढ़ा शरणार्थी अपनी लाठी पर झुककर कहता है, कमर झुकाए हुए, कि हमने पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया। पहले अरब देशों ने कहा हमसे कि इंतज़ार करो, फिर संयुक्त राष्ट्र ने कहा इंतज़ार करो, अब यूरोप वाले कह रहे हैं थोड़ा इंतज़ार करो, मगर हमारे बच्चों के पास इंतज़ार करने के लिए वक्त ही कहाँ बचा है। और सच यही है, मान लीजिए कल सुबह उठते ही 100 देशों ने मिलकर फ़िलिस्तीन को मान्यता दे भी दी, घोषणा कर भी दी, लेकिन ज़मीन पर क्या बदलेगा? क्या इजराइल अपने टैंक पीछे हटा लेगा, हमले करना बंद कर देगा? क्या गाज़ा की नाकाबंदी हट जाएगी? क्या वेस्ट बैंक की बस्तियां खाली हो जाएंगी? तो नहीं दोस्तों, असल जंग वहीं की वहीं रहेगी। और इसी वजह से इजराइल पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। वो वहीं का वहीं है। वो कह रहा है चाहे तुम 100 मान्यताएं दे दो, हमें इसका फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना रास्ता खुद तय करेंगे। अब ज़रा सोचिए, जब ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल जैसे मुल्क फ़िलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो जाएं डट कर, तो इजराइल का गुस्सा कितना तेज़ हो जाएगा। तेल अवीव से उठती आवाज़ साफ है, ये सारे देश हमें अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और अंदर खाने चर्चा ये भी है कि इजराइल वेस्ट बैंक के और हिस्सों को एनेक्स करेगा। एनेक्स करके पूरी दुनिया को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे सकता है। यानी हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां छोटे छोटे कदम अब बड़े धमाके का कारण बन सकते हैं। क्योंकि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक को अपने में शामिल कर लिया, मिला लिया, तो ना सिर्फ अरब दुनिया बल्कि पूरा यूरोप तक में भूचाल आ जाएगा। यूएई जैसे देश जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करके इजराइल से दोस्ती की थी, मित्रता की थी, वो भी कह चुके हैं कि एनेक्सेशन रेड लाइन है, और अगर वो दोस्ती टूट गई तो इजराइल की कूटनीति नींव हिल जाएगी, बिखर जाएगी। इसी बीच फ्रांस का खेल भी समझ लीजिए। मैक्रो ये दिखाना चाहते हैं कि फ्रांस अब सिर्फ यूरोप की ताकत नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी आवाज़ है, और इसी वजह से उन्होंने जुलाई में ही साफ कह दिया था कि वो फ़िलिस्तीन को मान्यता देंगे। उनका मकसद ये है कि छोटी छोटी आवाज़ों की बजाय अब बड़े मुल्क भी आगे आएँ। मगर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सियासी पैंतरेबाजी है या असली बदलाव की शुरुआत भी होगी? क्योंकि देखिए, गाज़ा में आम आदमी के लिए फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब बमबारी के बीच वो सुन रहा है, उसके कानों तक खबर पहुंच रही है कि कहीं दूर बैठकर कोई उसके नाम पर भाषण दे रहा है, और जब उससे पूछा जाए तो वो कहता है कि ठीक है, भाषण दो, मान्यता दे दो, मगर हमारी कब्रों पर फूल कौन चढ़ाएगा? लेबनान का हाल भी किसी से छिपा नहीं है मेरे दोस्तों। बिंत जुबैल में जिस परिवार का सफाया हुआ है, 25 लोगों की कल ही जान गई है, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 3 छोटे बच्चों के खिलौने अब खून से सने हुए हैं। एक माँ अस्पताल में अपने टूटे परिवार का मातम कर रही है। इजराइल कहता है कि हमारा निशाना हिजबुल्लाह था और बेगुनाह लोगों को हम मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हकीकत यह है कि मासूमों की लाशें अब भी ठंडी हो रही हैं, और यही बातें गुस्से की आग को और ज़्यादा भड़काती हैं। लेबनान की सरकार साफ कह रही है कि सीधा अपराध है, मगर साथ ही उसका दबाव भी है। अमेरिका और सऊदी कहते हैं हिजबुल्लाह को कमज़ोर करो, मगर हिजबुल्लाह जो है उसका कहना है कि जब तक इजराइल बम बरसाता रहेगा, हथियार छोड़ने को हम तैयार नहीं हैं, सवाल ही नहीं उठता। यानी लेबनान की धरती अब सीधी सीधी प्रॉक्सी वॉर जोन बन चुकी है। अब ज़रा सोचिए, यूनाइटेड नेशन की उस बड़ी समिट में बैठे नेता जब ये सब खबरें सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे। फ्रांस का प्रधानमंत्री कहता है कि मान्यता हमास को ठुकराने का प्रतीक है, मगर गाज़ा का एक बच्चा पूछता है, कहता है जब मेरे स्कूल पर बम गिरता है तो मुझे फ़र्क पड़ता है, और वो कहता है कि ये हमला मेरे ऊपर हुआ है। ये सवाल पूरी दुनिया की सोच को झकझोर देता है। इधर जर्मनी का कहना है कि अभी मान्यता देने से बातचीत बिगड़ जाएगी, अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। इटली कहता है कि ये कदम काउंटर प्रोडक्टिव होगा, मगर दूसरी तरफ ब्रिटेन का बयान सुनिए। ब्रिटेन कहता है कि मानवीय संकट अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि असली लीडरशिप किसके पास है? कौन है जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि असली दबाव बना सकता है? अमेरिका की पॉलिसी भी देखिए, वो हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है, उसका साथ दे रहा है, और उसने साफ कह दिया है कि जो देश इजराइल के खिलाफ कदम उठाएंगे
उनको नतीजे भुगतने होंगे। मतलब ये कि अब समिट में शामिल जो देश हैं, इतने बड़े बड़े ताकतवर देश, सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी टकरा रहे हैं। और यही वजह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने खुद आकर हिस्सा नहीं लिया बल्कि वीडियो कॉल के माध्यम से हिस्सा लेंगे। यानी उनको मालूम है कि मामला कितना संवेदनशील है। अब ज़रा फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हालत देखिए। इतने बड़े इवेंट में उन्होंने अमेरिका वीज़ा तक नहीं देता है, वो सिर्फ स्क्रीन पर यानी वो भी वीडियो कॉल पर नज़र आएंगे। और इजराइल पहले ही कह चुका है कि उन्हें अब्बास पर कोई भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि अब्बास उम्र दराज हैं, पुराने वादे अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं और सुधार लाने की क्षमता नहीं रखते। अब सोचिए, जब फ़िलिस्तीन का सबसे बड़ा नेता ही किनारे कर दिया जाए, साइड कर दिया जाए, तो बाकी दुनिया किस पर भरोसा करेगी। इसी बीच आम फ़िलिस्तीनियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सिर्फ पोस्टर नहीं, असली आज़ादी चाहते हैं। और दूसरी तरफ इजराइल के लोग कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए, कि हम क्यों ऐसे लोगों से शांति करें जो हमें मारना चाहते हैं, हमारे दुश्मन हैं। दोनों तरफ की नफ़रत इतनी गहरी हो चुकी है। ये जो खेल चल रहा है ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है, यहाँ पूरी दुनिया की ताकतें शतरंज खेल रही हैं। अमेरिका, यूरोप, अरब दुनिया, रूस, सबका अपना अपना एजेंडा है, अपने अपने मकसद हैं और बीच में फंसे हैं आम आदमी, आम लोग, आम इंसान, जिनकी आवाज़ सबसे धीमी है, कोई नहीं सुन पा रहा है, लेकिन दर्द सबसे गहरा है। तो सवाल यही है, क्या ये समिट, ये मान्यताएं, ये बयान, ये चेतावनियाँ किसी नए सवेरे की शुरुआत करेंगी, या फिर ये सब इतिहास की किताबों में सिर्फ एक पन्ना बनकर रह जाएंगे, दब जाएंगे। जबकि गाज़ा देखें, गाज़ा की ज़मीन पर खून की नदी बह रही है। दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असली मोड़ तो अब आने वाला है, जब इजराइल के फैसले, अरब देशों की नाराज़गी और पश्चिम मुल्कों की जो ज़िदें हैं वो आपस में टकराएंगी, और तब तय होगा कि आने वाले वक्त में दुनिया किस तरफ जाएगी, शांति की तरफ या फिर एक और ख़तरनाक जंग की तरफ जाएगी। तो दोस्तों, फ़िलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आप किसको सपोर्ट करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।